हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम हसन है। मैंने जैसे बोला था, आप मेरे बैनर पे भी देख लेंगे। मेरा जो मेन मुद्दा है, मेन जो टॉपिक रहती है वो चाइना के बारे में रहती है। तो मैं इन दिनों काफ़ी देखता हूँ, मैं न्यूज़ में, फिर इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरे देशों में चीज़ हो रही हैं शादी को लेकर के। जो हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जो डिवोर्स हो जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत सारे अनफेयर डील्स हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि चाइना में रहता हूँ, बहुत दिन से यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो आज की टॉपिक है कि डिवोर्स एंड प्रॉपर्टी डिवीजन इन चाइना, व्हाट द लॉज से सेज हियर। लॉ क्या है चाइना का, कि अगर डिवोर्स हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे डिवाइड होता है। हर जगह की तरह चाइना में भी डिवोर्स भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है। लेकिन चाइना बीइंग एथिस्ट कंट्री, यहाँ पे भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है ना, कि जो एक दूसरे हस्बैंड वाइफ जब शादी करने से पहले सब कुछ क्लियर कट होता है। वो बता देते हैं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, आपके पास क्या है आपके पास क्या नहीं है। सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सब कुछ क्लियर होता है। ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को चाइना, क्योंकि ये भगवान भरोसे होते नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने सब कुछ अपने से लॉ बना लिया, सब चीज़ का बहुत ही बढ़िया लॉ है। तो उसी तरह शादी का भी है। तो शादी में हस्बैंड वाइफ शादी करने से पहले, लड़का लड़की शादी करने से पहले वो सब कुछ समझ लेते हैं कि क्या लॉ, चाइना का लॉ क्या है इसके बारे में। तो मैं पहले बात करूंगा कि जो डिवोर्स होता है चाइना में, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है। तो ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी हर तरह की होती है। तो प्रॉपर्टी क्या है चाइना में, जो चाइना के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज है, जैसे एक होती है कॉमन प्रॉपर्टी, इसको मैरिटल प्रॉपर्टी बोलते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब जो हस्बैंड वाइफ शादी करने के बाद उन्होंने घर खरीदा, ठीक है, उसके बाद गाड़ी खरीदी या कुछ पैसा है उनका, ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन, शादी के बाद, ठीक है। और दूसरी होती है पर्सनल प्रॉपर्टी। अब जैसे मैं चाइनीज़ हूँ और मैं एक चाइनीज़ लड़की से शादी कर रहा हूँ, तो मेरा जो मेरे नाम पे दो घर है या एक घर है, तो उसको मैं पर्सनल प्रॉपर्टी कहता हूँ। या मेरी होने वाली बीवी का एक घर है या उसके फादर ने उसको घर दिया है, तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो दो तरह की प्रॉपर्टी है। एक तो है कॉमन प्रॉपर्टी, जो शादी के दौरान जब शादी हुई उसके बीच में घर खरीदा गया, गाड़ी खरीदी गई या कुछ और लिया गया, ठीक है, इवन बिजनेस भी खोला गया, उसको कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा है पर्सनल, कि वो शादी से पहले, शादी के बाद से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहले तो पता चल गया कि प्रॉपर्टी के कितने यहाँ पे डिवाइड किया गया है दो तरीके से। अब डिवीजन का रूल क्या है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी है जो शादी के बाद ली गई है, उसको कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। उसको हमेशा 50-50% का डिवीजन होता है। फिर से बता दूं, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, तो डिवोर्स होने के बाद जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है वो 50% वाइफ को मिलता है एंड 50% हस्बैंड को मिलता है, ठीक है, 50-50 डिवीजन। एंड उसके बाद जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है, जैसे मेरी शादी के पहले मेरे पास दो घर था, उसमें मेरी बीवी का कोई हक नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर मेरी बीवी का पहले उसके फादर ने या उसका अपना घर था, उससे मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही क्लियर कर रखा है, क्लियर कट है। और ये लोग क्या करते हैं, शादी से पहले सब कुछ पेपर पे लिख देते हैं। और जब कोर्ट मैरिज करने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो सब कुछ डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, लड़के के पास कितना, लड़की के पास कितना प्रॉपर्टी है, बहुत ही आसान से। इसलिए यहाँ का जो सरकार बहुत काम करती है, काम करके उन्होंने हर लॉ को बहुत सिंप्लीफाइड बना दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ओके, फिर एक होता है कि चलो, जिसमें हस्बैंड वाइफ घर में रह रहे थे, वो उसको उसका घर, वो घर किसको मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर रेंट पे है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी को नहीं जाएगा। लेकिन जब शादी के बाद एक घर लिया दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके, तो वो घर किसके पास जाएगा। तो ये होता है कि अब देखो, वो घर लेते वक्त क्या दोनों ने पेमेंट की थी, अभी भी देखना है, या सिर्फ हस्बैंड ने पे किया था, ठीक है। तो अब इसका होता है, जैसे अगर उसने जॉइंटली लिया था तो उसका भी डिवीजन 50-50% होता है, ठीक है। एंड एक होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल शादी के टाइम लड़की के फादर ने उनको घर दिया है वाइफ को, ठीक है, और हो सकता है उसमें रह रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल को बता रहा हूँ। तो वो लड़के को नहीं मिलेगा, वो लड़की का ही घर रहेगा। जैसे मेरा घर है, मेरी वाइफ आती हैं मेरे साथ, रहती हैं वो,
और ये मेरा घर है, ये शादी से पहले ही मेरा घर है, मेरे फादर ने दिया या मैंने खुद ख़रीदा है और हम दोनों यहीं पे रहते हैं शादी करके, तो डिवोर्स होता है तो मेरा घर मेरे को ही रह जाएगा, मेरी वाइफ का कोई हक नहीं बनता उसमें। यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है कि शादी के बाद जो प्रॉपर्टी ली गई है, इनफैक्ट नॉट प्रॉपर्टी सिर्फ घर और गाड़ी नहीं, अगर कर्जा भी लिया गया है, जैसे शादी के बाद हस्बैंड वाइफ से कंसल्ट करके बैंक से लोन ले लिया या किसी से कर्ज लिया है, उसमें भी 50% 50-50 का शेयर होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपया है लिया है, अब मेरी बीवी को पता है कि मैंने क्यों लिया था, तो उसमें से 25 लाख बीवी को देना पड़ेगा, 25 लाख मैं दूंगा। ये बहुत बहुत फेयर सिस्टम है यहाँ पे, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होता। यहाँ की सरकार ने सब कुछ बहुत अच्छे से लॉ बना दिया है। अच्छा, उसके बाद बच्चे की आप लोगों का क्वेश्चन हुआ कि चाइल्ड कस्टडी जो का क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि बच्चा किसके पास भी हो तो आपको चाइल्ड सपोर्ट तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए ही। तो यहाँ के हिसाब से जो लॉ है कि बच्चा 2 साल से नीचे का है, अगर 2 साल से कम का है तो वो मदर के साथ स्टे करता है। ये यहाँ का लॉ है कि वो डेफिनेटली मदर के साथ, अगर 2 साल से कम का है। अगर 2 साल से ऊपर का है तो इट डिपेंड्स कि कौन रखना चाहता है और किसकी माली हालत ठीक है। ठीक है। एंड उसके बाद जिसके पास भी बच्चा रह रहा है, तो फॉर एग्जांपल बच्चा मेरे पास है तो मेरी बीवी को मेरे को पैसा देना पड़ेगा चाइल्ड सपोर्ट के लिए, ये सरकार बोलती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, जैसे हिंदुस्तान में या दूसरे कंट्री में ये नहीं होता ना, यहाँ पे लड़का मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं। मेजॉरिटी 99% कह सकते हो कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे अगर डिवोर्स हो गया तो बच्चा मेरे पास आ गया, मैं हस्बैंड हूँ, तो बच्चा मेरे पास आ गया, तो मेरी बीवी भी मुझे बच्चे के सपोर्ट करने के लिए पैसा देगी। वो सरकार डिसाइड करती है कितना देना होता है, सैलरी का कुछ परसेंटेज होता है, 20% या 15% वो देते हैं। उसी तरह अगर बच्चा बीवी के औरत के पास जाता है तो बंदा भी वही अपनी सैलरी का कुछ सरकार डिसाइड करता है, सरकार करती है डिसाइड कि कितना देना है। तो ये यहाँ का सिस्टम बहुत ही क्लियर है, इसलिए आप देखेंगे कोई झगड़ा गुड़ा नहीं हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे स्पेशल केसेस भी होते हैं, जैसे वाइफ शादी करने के बाद बोली कि जी मेरे को काम नहीं करूँगा, मैं हाउस वाइफ बनूंगा, तो उस केस में भी सरकार ने यहाँ पे कुछ लॉ बनाया है कि चलो भाई, अगर क्योंकि बंदी के पास कुछ पैसा होगा नहीं, जो बीवी है उसके पास कुछ काम होगा नहीं, तो वो क्या करते, सरकार बोलती है कि ठीक है, इसको जैसे 50-50 होता है, चलो उसको 60% दे दो, 40% हस्बैंड को मिलेगा। सब कुछ पूरा जितना सोच सकता है आदमी ना, यहाँ सब सोच के सबको लॉ बना रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। शादी से पहले सब कुछ बात हो जाती है कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये शादी से बाद में ली गई है, ये शादी से पहले ली गई है, बहुत अच्छा से है। इसलिए आप देखेंगे चाइना में कोई झगड़ा उगड़ा नहीं होता है। कुछ केस हुआ, आप जाइए पुलिस स्टेशन चले जाएं, आप कोर्ट में चले जाएं, आपका सब मामला सुलझ जाता है। बहुत सिंप्लीफाइड है, क्योंकि इन्होंने ये 40 साल में बहुत मेहनत करके हर चीज़ का लॉ बनाया है, तो ये बहुत अच्छा है। तो आप लोग इस लॉ के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे लगा ये चीज़, और कोशिश करें कि आप इंडिया के बारे में भी मेरे को बताएं कि इंडिया में क्या सिस्टम है। मैं इनफैक्ट ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को भी पता चले कि दूसरे कंट्री में वो जो डिवोर्स के बाद प्रॉपर्टी डिवीजन का जो लॉ है वो कैसे होता है। ठीक है, ऑलराइट, अभी के लिए ये इतना ही। आप डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको कुछ और जानना चाइना के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो टॉपिक होगी उस पर मैं बोलूँ और चाइना के बारे में बताऊँ आपको। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।